हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में बिहार शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के लिए आज हमारा वीडियो है सामाजिक अध्ययन या सोशल साइंस क्लास 7th की, जिसका नाम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। ये हमारी बुक का नाम है। तो आप हमारा पहले ये देख सकते हैं कि SCERT क्लास 3rd की EVS और SCERT क्लास 5th और SCERT क्लास 7th की साइंस का वीडियो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हुआ है, तो आप उसे वहां से जा कर के प्लीज़ देखिएगा। और आज का हमारा वीडियो है SCERT क्लास 7 की सोशल साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुक का क्या नाम है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। ये SCERT क्लास 7 की बुक है, जिसका हमारा अध्याय पहला है लोकतंत्र में समानता। जिसका पहला अध्याय हमारा लोकतंत्र में समानता, जिसमें गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा है। पहला टॉपिक है गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में भारत में वापस आ गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किस सन में गए थे? 1893 में, और वापस आए 1915 में। क्यों गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका डरबन में गए थे, वहां से बुलावा आया था। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने बुलाया था। कंपनी के मालिक शेख अब्दुल्ला और साझेदार अब्दुल करीम झावरी ने बुलाया था। 1893 में गांधी जी नटाल बंदरगाह डरबन पहुंचे। कब पहुंचे? 1893 में। वजह क्या थी? वहां गए थे केस लड़ने। शेख अब्दुल्ला और हाजी खान के बीच 40,000 पाउंड का लेन देन था। इस केस में गांधी जी गए हुए थे। तो वहां पर गांधी जी ने इस केस को जैसे तैसे करके वहां पे उन्होंने जीता या समझौता कराया। और वहां पे हाजी खान के जो हाजी खान थे, उन्होंने धीरे धीरे शेख अब्दुल्ला के 40,000 पाउंड वापस कर दिए। अगला हमारा टॉपिक है पीटर मैरिट्सबर्ग घटना। यह पीटर मैरिट्सबर्ग एक जगह का नाम है और यहाँ पे एक हुई घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। पीटर मैरिट्सबर्ग नटाल की राजधानी है। हुआ क्या था कि गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। तो वहाँ पर गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास के टिकट के बावजूद अंग्रेजों ने उनको पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन से उतार दिया और उनका सामान भी बाहर फेंक दिया था। तो यह वहाँ की घटना हुई थी कि गांधी जी को पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया था। अगला हमारा है मिड डे मील प्लान। फ्रेंड्स, ये प्रश्न तो बनता ही बनता है, आप लिख के रख लिए, जरूर ये आएगा। तो मिड डे मील प्लान की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। ये सन भी आप याद रखिएगा। अब इसका नाम बदल दिया गया है। तो बदला हुआ नाम क्या है? PM पोषण योजना। ये कब बदला गया है? 2021 में बना है PM पोषण योजना और शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 में, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, PM पोषण योजना कर दिया गया है। तो अगला हमारा टॉपिक है नागरिक अधिनियम आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1955 में अमेरिका से हुई। कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई थी नागरिक अधिनियम आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पहला, अफ्रीकी और अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव जो थे उन्हें खत्म करना। तो
इसका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का कि जो अफ्रीकी और अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्ली भेदभाव थे उन्हें खत्म करना। अगला है दक्षिण अफ्रीका में मतदान अधिकार पुनः स्थापित करना। वहां पर क्या था, दक्षिण अफ्रीका में मतदान पुनः स्थापित करना था। वजह क्या थी, वजह थी कि श्वेत अमेरिकी और अश्वेत अफ्रीकी आधार पर भेदभाव होता था। श्वेत का मतलब आप जानते हैं सफ़ेद, यानी जो श्वेत अमेरिकी गोरे अमेरिकी होते और अश्वेत अफ्रीका के लोग काले होते हैं। तो आप ये था वहाँ का भेदभाव, इस अंतर को ही खत्म करना था। हल क्या निकला, 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा श्वेत और अश्वेत के आधार पर भेदभाव रोक दिए गए। तो ये हल निकल के आया कब, 1964 में, कि ये इस अधिनियम द्वारा भेदभाव रोक दिया गया 1964 में। तो ये हमारा अध्याय पहला था। अब हमारा अध्याय है दूसरा, क्या है, राज्य सरकार। सरकार के स्तर क्या है, सरकार के स्तर, पहला है स्थानीय सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है केंद्र सरकार। ये हमारे तीनों हैं सरकार के स्तर। तो क्या है, यहाँ पे अगला है केंद्र के लिए संसद और राज्य के लिए विधानमंडल। यह है अनुच्छेद 79 में कि केंद्र के लिए संसद और राज्य के लिए विधानमंडल है अनुच्छेद 168 में। तो पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। संसद, तो केंद्र के लिए क्या कौन होती है, संसद। इसको दो भागों में बांटा है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। तो ये हमारी केंद्र के लिए संसद। और राज्य के लिए जो विधानमंडल है इसका अनुच्छेद 168 में है। इसके भी दो भाग हैं, पहला है विधान परिषद और दूसरा है विधानसभा। तो विधान परिषद हमारा अनुच्छेद 169 में है और विधान परिषद अनुच्छेद 169 में है और विधानसभा 170 में है। तो आप विधानमंडल तो आसानी से याद कर सकते हैं, सन 1 याद रखिए, 168 में विधानमंडल का है और अनुच्छेद, और विधान परिषद 169 और विधानसभा 170, 68, 69, 70। ठीक है, आगे है अगला पर, प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्र में बटा होता है। प्रत्येक राज्य जो होता है वो कई विधानसभा क्षेत्र में बटा होता है। राज्य है जो विधानसभा में बटा होता है। बिहार का क्या है कि 243 विधानसभा और 243 विधायक भी, इसे आप याद रखिएगा। अगला है सभी विधायक विधानसभा के सदस्य होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि सभी विधायक विधानसभा के सदस्य होते हैं। अगला है हमारा टॉपिक है बहुमत दल। क्या होता है बहुमत दल? कुल विधानसभा क्षेत्र में जिस राजनीतिक दल को कुल निर्वाचन क्षेत्र का 243 का आधे से ज़्यादा यानी 121 प्लस सीटों पर जो विजयी होती है वह राजनीतिक दल बहुमत दल कहलाता है। मतलब क्या है इसका कहने का कि जितने भी जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी सीटें होती हैं, अगर कोई पार्टी चुनाव में लड़ रही है और उसे आधे से ज़्यादा सीटें पर विजय प्राप्त होती है, वह बहुमत दल से जीत जाती है और वह दल अकेले सरकार बना लेती है। 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 जो वर्तमान में क्या सीटें थी, जो 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ वर्तमान का समय, भाजपा को मिली थी 74 सीटें, जेडीयू को मिली थी 43 सीटें, आरजेडी को मिली थी 75 सीटें,
कांग्रेस को मिली थी 19 सीटें, वीआईपी माफ कीजिए, वीआईपी को मिली थी 4, एचएएम यानी हम को मिली, जिसे हम बोलते हैं, 4, और सीपीआईएमएल को मिली थी 1 या 2 सीटें। हाँ, बिहार में जो और बिहार की जो सरकार, देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी 74। हुआ क्या कि बिहार की जो सरकार ने जेडीयू प्लस आरजेडी, जेडीयू का क्या था कि 43 सीटें मिली और आरजेडी को 75, तो इन दोनों ने गठबंधन करके जो सरकार बनाई तो वह भाजपा से जो ज़्यादा सीटें हो गई और इन्होंने सरकार बना ली। तो ये इसका स्कोर बोर्ड था। जो जेडीयू का नाम है, उन्हें और अन्य नाम से जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड और पीपुल्स पार्टी यूनाइटेड, ये जेडीयू के अन्य नाम है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। राज्यपाल, राज्यपाल क्या होता है, कौन होते हैं राज्यपाल? तो पहला हमारा पॉइंट है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। किस अनुच्छेद में? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल किस अनुच्छेद में? वह है 153 में। अगला है अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है, माफ कीजिए, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अगला है 7वां संविधान संशोधन 1956। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। यह है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल किस संविधान संशोधन के तहत हो सकता है, तो वह हमारा 7वां संविधान संशोधन। वो कब हुआ था? 1956 में। तो हमारा अब अगला है योग्यता क्या होती है और कार्यकाल कितना होता है। तो योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए और किसी भी सदन का सदस्य ना हो, किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल की। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है। अगला है हटाया जा सकता है और शपथ, मतलब राज्यपाल को कौन हटाया, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो ये एक प्रश्न बनता है कि राज्यपाल को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? वह है राष्ट्रपति द्वारा। शपथ कौन दिलाता है? राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा। अगला है राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियां। राज्यपाल के द्वारा कौन कौन सी नियुक्तियां होती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुख्य सचिव की, महाधिवक्ता की और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के। जो राज्य सेवा लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति द्वारा इन्हें भी हटाया जा सकता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला हमारा क्या है? राज्यपाल की शक्ति और कार्य। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के, अगला पॉइंट हमारा है, राज्य के जो विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है कौन? राज्यपाल। तो
इन सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर याद रखिए, या मेरी तो मानिए लिखिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बुक है और बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, ना कि हमने कहानी लिखी पूरी आपके लिए, जितने भी इम्पोर्टेंट थे, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते थे, हम आपके लिए वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख कर लाएँ कि इस चैप्टर, इस क्लास की बुक से अब आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। हाँ, तो अगला पॉइंट हमारा क्या था कि विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है। अगला है राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री की सभा से उसके मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सभा से उसके मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। अगला क्या है पॉइंट हमारा, राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। तो ये राज्यपाल की शक्तियां हैं और राज्यपाल के क्या कार्य हैं वो हैं। अगला क्या है, अनुच्छेद 2013 में राज्यपाल अध्यादेश है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति है और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को मंत्री परिषद से सलाह एवं सहायता की शक्ति है। तो ये 3 अनुच्छेद में भी राज्यपाल के शक्तियों के ही बारे में है। राज्यपाल का अध्यादेश 213 अनुच्छेद और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 61, राज्यपाल को मंत्री परिषद से सलाह एवं सहायता की शक्ति अनुच्छेद 63। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं कि राज्यपाल विधान परिषद में, राज्यपाल जो है विधान परिषद में कितने उनके कार्य हैं। विधान परिषद के कुल संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 164 में क्या है, राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग है। जो राज्यपाल है वो विधान मंडल का एक अभिन्न अंग है। यह है अनुच्छेद 164 में। अब एक यहाँ पर नोट देते हैं, आपके लिए नोट है, राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक बनता है। जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक होता है वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक बनता है। विधानमंडल का जो सत्तावसान विघटन करता है विधानमंडल का। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, अनुच्छेद 356 के तहत, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। अगला अब हमारा है कि विधानसभा और विधान परिषद क्या है। विधानसभा हमारी प्रथम सदन और निम्न सदन में और विधान परिषद उच्च सदन। ठीक, और विधानसभा अनुच्छेद 170, विधान परिषद अनुच्छेद 169, 171। 70 में तो विधानसभा हो गई, तो 70 यहाँ नहीं है, 169, 171 में विधान परिषद। अगला क्या है, अधिकतम संख्या 500 सदस्यों की है और न्यूनतम संख्या 60 किसमें होती है, विधानसभा में। और विधान परिषद में न्यूनतम 40 संख्या होती सदस्यों की, अधिकतम होती है विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं। ठीक है, कि अधिकतम संख्या कितनी है विधान परिषद की, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होती, 1/3 या 1/3 से कम। ये हमारी अधिकतम संख्या विधान परिषद की होती है। अगला पॉइंट है चुनाव प्रणाली क्या है विधानसभा की। चुनाव प्रणाली है प्रत्यक्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। और विधान परिषद की चुनाव प्रणाली होती है अप्रत्यक्ष और कार्यकाल 6 वर्ष। तो इसे आप एक बार फिर से देख लीजिए, एक एक करके अब हम देखेंगे। इसे हम यहाँ से ऐसे
देख लेते हैं कि विधानसभा क्या है, प्रथम सदन, निम्न सदन। ठीक, अनुच्छेद 170 में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या 60। चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष होती है, कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। ये हमारी विधान सभा हो गई। अब विधान परिषद क्या है, उच्च सदन। दूसरा अनुच्छेद 169 171 में। तीसरा पॉइंट है न्यूनतम संख्या 40, अधिकतम विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं। और जो इसका अगला पॉइंट है चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष होती है और कार्यकाल 6 वर्ष। पूछ सकता है कि चुनाव किसकी प्रणाली चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होती है, तो ये आप अंतर पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष विधानसभा और अप्रत्यक्ष विधान परिषद की होती है। अब हमारा नोट है एक, वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य, जिन आई होप जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो मेरी मानिए तो लिख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस हैं। तो विधान परिषद वाले राज्य हैं 6, तेलंगाना, दूसरा बिहार, तीसरा यूपी, चौथा कर्नाटक, पांचवा महाराष्ट्र, छठवां आंध्र प्रदेश। ये हमारे 6 राज्य हैं जो विधान परिषद वाले वर्तमान में हैं। अब हमारा है अध्याय तीसरा अध्याय है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका, आइए हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बिहार की शिक्षा स्थिति। बिहार की शिक्षा स्थिति 2011 जनगणना अनुसार, जो हमारी अंतिम जनगणना हुई थी 2011 में, उस डेटा के अनुसार हमारे बिहार की शिक्षा स्थिति क्या है देख लेते हैं कि बिहार की साक्षरता दर है 61.80%। पुरुष साक्षरता है 71.2, महिला साक्षरता है 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में है और न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, बिहार पुरुष या महिला साक्षरता सबसे निचले पायदान पर है। अगर हम बिहार की साक्षरता दर देखें राष्ट्रीय स्तर पर तो पुरुष या महिला साक्षरता सबसे निचले पायदान पर है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है कि अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। राइट टू एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और बना मौलिक अधिकार। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना और जब ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को तो ये मौलिक अधिकार बना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इसका मोटिव था। अगला क्या है, शिक्षा का अधिकार संशोधन पहले अनुच्छेद 45 में था। जो शिक्षा का अधिकार संशोधन था पहले अनुच्छेद 45 में था। यह हमारा अध्याय तीसरा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला अध्याय है चौथा, जो है समाज में लिंग भेद। समाज में लिंग भेद, ये समाज का एक समाज से रिलेटेड तो है ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप भी समझ सकते हैं समाज में लिंग भेद कितना इम्पोर्टेंट है। लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में। समाज द्वारा निर्धारण क्या है, लड़की के लिए
खेल का निर्धारण, कपड़ों का निर्धारण। मतलब समाज द्वारा निर्धारण क्या है लड़की के लिए कि वो लड़की है तो अपने हिसाब से ही खेल खेले, लड़कों वाले खेल ना खेले, ये उनकी एक सोच है। कपड़ों का निर्धारण कि वह लड़की है तो अपने महिलाओं वाले ही कपड़े पहने, सूट साड़ी सलवार, तो ये निर्धारण है। लड़कों के लिए खेल का निर्धारण और कपड़ों का निर्धारण ये समाज द्वारा है। ये हमारा अगला अध्याय है 5। क्या है? समानता के लिए महिला संघर्ष। समानता पाने के लिए महिला संघर्ष। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। और भारत की पहली महिला बस ड्राइवर, भारत की पहली महिला जो बस ड्राइवर है वो है बसंत कुमारी। कहाँ की है? चेन्नई में एक बस चालक के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? बसंत कुमारी। तो ये है चेन्नई से। अगला है भारत में 83% ग्रामीण महिला खेतों में काम करती हैं। समझ सकते हैं आप, भारत में जो 83% है वो ग्रामीण महिला खेतों में काम करती है। अगला क्या है पॉइंट? महिलाओं को व्यापक आंदोलन के बाद बहुत से अधिकार प्राप्त हुए। जो हमारे व्यापक आंदोलन हुए हैं उसके बाद महिलाओं को बहुत से अधिकार प्राप्त हुए, जैसे वोट देने का अधिकार और साक्षरता का अधिकार। अगला क्या है? महिलाओं द्वारा दहेज के खिलाफ जोरदार आंदोलन था 1980 दशक में। घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं द्वारा आंदोलन करने पर 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। 2006 में कौन सा उत्पीड़न? घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित किया गया 2006 में। चिपको आंदोलन क्या है? ये टॉपिक तो बहुत टॉपिक ही है, इससे तो प्रश्न बनता ही बनता है। शुरुआत 1973 में। कहाँ? चमोली जिला उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई। उस शुरुआत 1973 में किसकी? चिपको आंदोलन की। प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी। ये इनका योगदान था किसमें? चिपको आंदोलन में। ये हमारे प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी। ये हैं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता। कब शुरुआत हुई? 1973 में, चमोली जिला उत्तराखंड। अगला अध्याय हमारा 6 है मीडिया और लोकतंत्र। मीडिया और लोकतंत्र क्या है? मीडिया स्रोत समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी, चैनल, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि, ये हमारे मीडिया है। इन्हें, अगला पॉइंट है, इन्हें जनसंचार या मास मीडिया भी कहते हैं। मीडिया को जनसंचार या मास मीडिया भी कहते हैं। मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जो मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप भी हाईलाइट करके रखिएगा कि चौथा स्तंभ है हमारा लोकतंत्र का मीडिया। मनरेगा शुरुआत 2005 में। रोजगार अवधि 100 दिन की, न्यूनतम मजदूरी 220 रुपये। 2 अक्टूबर 2009 से पहले नाम नरेगा था। है क्या ये? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना थी।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना थी, जिसकी शुरुआत 2005 में रोजगार अवधि 100 दिन की थी, न्यूनतम मजदूरी 220 रुपये, और 2 अक्टूबर 2009 से पहले इसका नाम नरेगा था और उसके बाद यह हो गया मनरेगा। अगला है हमारा पॉइंट, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को बोलने और अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है, जो है अनुच्छेद 19वें। अपन समाचार, ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क एक अपन समाचार है जिसमें ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क जिसका नाम है। फिर देखिए ये प्रश्न फिर से आ गया है, बिहार में भयंकर बाढ़। ये टॉपिक हमारे पिछले वीडियो में भी एक था, यानी कि SCRT साइंस में भी है कि कब आई, 18 अगस्त 2008 में बिहार में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। तो ये 2 चैप्टर तो छोड़िए, ये 2 बुकों में मेंशन है बिहार में भयंकर बाढ़, तो ये डेट आप याद रखिएगा, 18 अगस्त 2008 में। अगला अध्याय हमारा 7 है, विज्ञापन की समझ। विज्ञापन की समझ, जो ऐड आते हैं उन्हें ही हम विज्ञापन बोलते हैं। जो पेपर में भी आपने देखे होंगे साइड में दिए जाते हैं तरह तरह के, वो विज्ञापन ही हैं। तो क्या है आप देखते हैं कि पहला पॉइंट, एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ब्रांड नाम दे दिया जाता है, एक विशिष्ट पहचान देने की कोशिश की जाती है। भाई एक उत्पाद को बाजार में हम अगर लेकर आए हैं तो उसे प्रचलित करने यानी फेमस करने के लिए तो हम तरह तरह से उसे दिखाते हैं, उसका एक नाम रखते हैं जो उसका ब्रांड बन जाता है, और एक विशिष्ट पहचान देने की फिर उसको एक कोशिश करते हैं। तो ये किसके द्वारा हो पाता है? विज्ञापन के द्वारा। त्वचा में मेलानिन नाम का पदार्थ होता है। ये त्वचा में एक अगला पॉइंट क्या है, त्वचा में मेलानिन नाम का एक ये पिगमेंटेशन होता है, मेलानिन नाम का पदार्थ होता है जो हमारे त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। मेलानिन पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ज़्यादा होने पर रंग सांवला होता है। अगर ये पिगमेंटेशन जो है आपकी बॉडी में या किसी की बॉडी में ज़्यादा होती है तो वह इंसान सांवला होता है, और जिसकी मात्रा कम पाई जाती है उसका जो रंग होता है वह थोड़ा साफ होता है। तो एक नोट है, कोई भी क्रीम मेलानिन की मात्रा को कम या ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो जो जैसा है वो कोई भी क्रीम लगाने से कम ज़्यादा गोरा या सफ़ेद नहीं हो पाता। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कोई भी क्रीम मेलानिन की मात्रा को कम या ज़्यादा नहीं कर सकती है। अगला क्या है, गोरा करने वाली जो क्रीमों में एक रसायन होता है जो चेहरों के बालों को गोरा कर देता है और चेहरा साफ दिखाई देता है। तो अब अगला अध्याय हमारा है 8, बाजार श्रृंखला, खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। पहला इसमें पॉइंट है मखाना। तालाब में उपजने वाला जलीय उत्पाद है। मखाना एक तालाब में उपजने वाला जलीय उत्पाद है जिसका कुल भारत का 85% मखाना बिहार में उत्पादित होता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो मखाना होता है, पहली बात तो वह जलीय उत्पाद है, और दूसरा क्या है कि कुल भारत का 85% जो मखाना है भारत का बिहार में उत्पादित होता है। बिहार में मखाना उत्पादन कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। दरभंगा में, मधुबनी में, समस्तीपुर, कटिहार, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया और
किशनगंज। यह हमारे यहाँ पर बिहार में है मखाना उत्पादन होता है। प्रयोग क्या है मखाने का? व्रत में किए करते हैं, त्योहार, पूजा पाठ, हवन सामग्री, खाना और नाश्ता, इन सब में हम मखाने का उपयोग करते हैं। मखाना पोषक तत्व से भरपूर होता है और औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। मखाने में औषधि गुण भी पाए जाते हैं और पोषक तत्व से भरपूर होता है। मखाना की खेती मछुआरा समुदाय के लोग खेती करते हैं। कौन करते हैं? मछुआरे समुदाय के लोग। भाई जलीय उत्पादन है। तो अगला क्या है कि गुड़ी मखाना को, जो गुड़ी मखाना है, गुड़ी मखाना के कच्चे फल को गुड़ी कहते हैं। जो एक गुड़ी मखाना होता है उसके कच्चे फल को हम गुड़ी कहते हैं। गुड़ी से ही मखाना बनता है। जब वो कच्चा होता है तो उसे हम गुड़ी कहते हैं और उसी के आगे के प्रोसेस को बढ़ाते हुए जब बनता है तो उससे मखाना प्राप्त होता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मखाना, गुड़ी से ही मखाना बनता है। मखाना किससे बनता है? गुड़ी से। और मखाना के कच्चे फल को क्या कहते हैं? उसे गुड़ी कहते हैं। मछुआरा समुदाय के लोग इसकी खेती करते हैं। तो ये हमारा अध्याय था। अब हमारा अध्याय है 9। चलो मंडी घूमने। कहाँ चलो? मंडी घूमने। माफ कीजिए। चावल बिहार का प्रमुख खाद्यान्न। जो बिहारी लोग हैं, बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? चावल। वैसे तो सभी को पसंद है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? यह मूल्य फसल के लिए सरकार द्वारा किसानों के हित में देखते हुए निर्धारित किया जाता है। तो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन निर्धारित करता है? सरकार द्वारा। किसके लिए? किसानों के हित में देखते हुए मूल्य निर्धारित करता है फसल की सरकार। ये याद रखिएगा। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसानों के लिए कौन निर्धारित करता है? तो वो आप याद रखिए, सरकार द्वारा किया जाता है, ना कि किसान स्वयं। अगला है बिहार के धान का कटोरा। जो बिहार के धान का कटोरा दक्षिण पश्चिम बिहार को कहते हैं। रोहतास, सासाराम, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, ये वहाँ पे इन्हें क्या कहते हैं? दक्षिण से पश्चिम बिहार तक धान के कटोरे के नाम से जानते हैं। वहाँ पे ये सारे यह क्षेत्र बिहार के कुल चावल का 30% उत्पादन करते हैं। ये जितने ही हमारे दिए गए हैं क्षेत्र, यह बिहार के कुल चावल का 30% उत्पादन करते हैं। अगला है गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो गेहूं उत्पादक क्षेत्र क्या है? बिहार के रोहतास, चंपारण, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और गया। तो ये सारे क्षेत्र किसका उत्पादन करते हैं? गेहूं का। पीछे था चावल का, ये है गेहूं का। अब क्या है? सरसों का उत्पादक क्षेत्र। सरसों के कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं? पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, रोहतास, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, ये है सरसों के उत्पादक क्षेत्र। अगला क्या है? मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है बिहार, जिसमें पूर्वी बिहार और कोसी इलाका आता है। तो ये मक्का का जो प्रमुख उत्पादक राज्य कहाँ है? बिहार, जिसमें पूर्वी बिहार और कोसी इलाका आता है। अगला है पॉइंट, पटना के का दूधिया, मालदा और भागलपुर का जर्दालू आम
भागलपुर का जर्दालू आम और पटना के दीदा का दूधिया मालदा स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। तो पटना का दीदा का जो दूधिया मालदा है और भागलपुर का जर्दालू आम है वो स्वाद और सुगंध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। लीची उत्पादन में जो बिहार है, भारत का कुल 80% बिहार में उत्पादन होता है। तो ये बिहार का है तो हम बिहार की इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूर याद रखेंगे। जैसे कि देखिए 80% जो लीची का उत्पादन होता है वो बिहार में होता है। अब बिहार में भाई जो चीज़ें फेमस हैं उनसे भी प्रश्न बन सकता है। तो जैसे कि स्वाद और सुगंध के लिए क्या फेमस है, तो आप बता सकते हैं जर्दालू आम और दूधिया मालदा। अब मक्का का भी जो है, मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, बिहार है। ठीक है, तो ये हमारे बिहार के उत्पादक क्षेत्र हैं। अब देखते हैं केला का उत्पादक क्षेत्र क्या है, वैशाली, नवगछिया, भागलपुर। ये पूरे राज्य का 50% केला उत्पादन करते हैं। कि जो ये क्षेत्र है, जो बिहार का, ये जो तीनों हैं वो पूरे राज्य का 50% केला उत्पादन करते हैं। कौन कौन से, वैशाली, नवगछिया और भागलपुर। गन्ना व्यावसायिक फसल बिहार की, व्यावसायिक फसल बिहार की। अगला है जूट की प्रमुख फसल पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में होती है। पूर्णिया में गुलाब बाग है, जूट की बहुत बड़ी मंडी। पूर्णिया में गुलाब बाग जो है जूट की बहुत बड़ी मंडी है। अगला अध्याय हमारा है 10, क्या है, समानता के लिए संघर्ष। तो ये हमारा अगला अध्याय है, समानता के लिए संघर्ष। इसमें पहला पॉइंट है गंगा बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत 1998 में कानपुर से हुई। तो गंगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, तो 1998 में कानपुर से हुई है। किसके द्वारा हुई है, राम रोता द्वारा हुई है। फरक्का बांध कहाँ है, फरक्का बांध गंगा नदी पर है। फरक्का बांध गंगा नदी पर है। अगला पॉइंट है जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से जो ग्रस्त, जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से ग्रस्त क्या है, मछुआरों द्वारा अपने हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 में कहलगांव कागजी टोला से किया। कहाँ से किया, जिसका क्या था, संघर्ष के बाद 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीर पैंती तक मुगल काल से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। 1982 में कहलगांव कागजी टोला से ये अपने संघर्ष के लिए ये इन्होंने आंदोलन किया, जिसके 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीर पैंती तक मुगल काल से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। और 1998 में सरकार द्वारा राज्यों से जल कर हटा दिया गया। कौन सा कर, जल कर, ना कि जल कर। 1998 में सरकार द्वारा कौन सा कर हटाया गया, वह है जल कर। अगला है ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान के लिए प्रभावशाली आंदोलन किए। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान के लिए प्रभावशाली आंदोलन किए। विनोबा भावे, अगला पॉइंट है विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से भूमि दिलाने में समर्थन।
अगला है सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा एवं समानता दिलाने के लिए संघर्ष। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा एवं समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया। और जब विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से भूमि दिलाने में समर्थन हुआ। ज्योतिबा फूले ने जो सत्यशोधक समाज के लिए दलित जातियों के उत्थान के लिए प्रभावशाली आंदोलन किए। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि दलित जातियों के उत्थान के लिए प्रभावशाली आंदोलन किसके द्वारा किए गए? तो ज्योतिबा फूले। और भूमि दिलाने में जो समर्थन किया या भूदान आंदोलन किसने किया? तो विनोबा भावे ने। और महिला शिक्षा एवं समानता दिलाने के लिए संघर्ष किसने किया या किसके द्वारा किया गया? सावित्रीबाई फुले ने। तो ये हमारा SCRT सोशल साइंस की क्लास 7 का ये पूरा संपूर्ण निचोड़ था। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी चैप्टर में बन सकते थे, वह सब हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अपने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप वन लाइनर करके लिखते जाइएगा ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी रहे। आप देख सकते हैं कि जो जो टॉपिक इसमें रखे गए थे हमने उसके बारे में लिखा और उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी भी ऐड कर रखी है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये हमारी क्लास 7 की सोशल साइंस यहाँ पर ख़त्म होती है। ये देखिए, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।